नमस्कार मित्रों, आज हम फिर से आपसे मुखातिब हैं और इस्लाम के उदय के बाद अरब पर किन वंशों का शासन प्रारंभ हुआ। मैंने कल आपको बतलाया था कि मुआविया ने अंतिम खलीफा अली की हत्या कर दी। उसके बाद कौन से वंश अरब पर शासन करने वाले थे, उन पर हम बात करेंगे। वो है उम्मैद वंश और अब्बासी वंश। तो आज अपनी चर्चा होगी उम्मैद वंश, उनके कार्यकाल, उनके शासकों के बारे में। अब्बासी वंश कैसे उम्मैद वंश को हटा करके सत्ता में आया, उस पर चर्चा करेंगे। और इस प्रकरण की सभी बारीकियों को हम ध्यान से देखेंगे। इन तथ्यों को बहुत बेहतर तरीके से समझिए, जिससे कि अरब का इतिहास एक रोचक इतिहास हो जाए, उसको याद करने की जरूरत न पड़े। आइए हम बात अपनी चालू करेंगे मुआविया से। मुआविया उम्मैद वंश का था। कल हमने आपको बताया था कि ये उस्मान का रिश्तेदार भी था। इसके इशारे पर चौथे और अंतिम खलीफा अली की हत्या कर दी गई। अली कूफा में, ये देखिए मानचित्र में कूफा दिया गया है। मानचित्र आपके सामने है, जिससे कि जो महत्वपूर्ण स्थान है उनको आप साथ साथ देखते चले। तो अली ने अपना जो राजनीतिक केंद्र था वो कूफा को बना रखा था। कूफा में मस्जिद में वो नमाज अदा कर रहे थे कि उनके पेट में खंजर घोंप दिया गया और अली की हत्या कर दी गई। 661 ईस्वी में मुआविया ने अली की हत्या के बाद उम्मैद वंश की स्थापना की। तो उम्मैद वंश का संस्थापक कौन था? मुआविया। कब स्थापना हुई? 661 ईस्वी में। ओके, मैंने बताया था कि मुआविया का जो प्रभाव था, ये सीरिया, दमिश्क, ये जो इलाका है, ये सीरिया का इलाका है। दमिश्क उसकी राजधानी थी। इस क्षेत्र में मुआविया का प्रभाव था, इसलिए अब उसने कूफा के स्थान पर राजधानी अपनी दमिश्क को बनाई। उम्मैद वंश की जो राजधानी थी वो परिवर्तित हो गई। राजधानी कहाँ आ गई? दमिश्क। चूंकि सीरिया के लोगों का साथ था मुआविया को, इसलिए उसने अपने विश्वस्त सीरियाई लोगों को प्रशासन में रखा। प्रशासन का स्वरूप बदल गया। शुरू में देखिए आप, जब खलीफाओं का समय था तो मक्का के लोगों को प्रशासन में रखा गया था। अली के समय इराक के आसपास के लोगों को प्रशासन में रखा गया। जब मुआविया ने अपना केंद्र सीरिया को बनाया तो सीरिया और उसके आसपास के लोगों को प्रशासन में रखा गया। प्रशासन में सीरियाई, साथ ही साथ यह है बैजेंटाइन साम्राज्य। ये अरबों के अधीन था और यहाँ के लोग ईसाई थे। यहाँ ईसाई धर्म के लोग थे। ईसाई धर्म के लोग, जरथुस धर्म के लोग। तो बैजेंटाइन साम्राज्य के जो ईसाई थे, ईसाई धर्म के मानने वाले, जरथुस को मानने वाले, इन लोगों को भी प्रशासन में रखा गया। ऐसा नहीं केवल मुसलमानों को ही रखा गया, प्रशासन में इन्हें भी रखा गया। तो सीरियाई, ईरानी, जरथुस, इन्हें भी प्रशासन में रखा गया। बैजेंटाइन साम्राज्य अपनी
राज दरबारी परंपरा के लिए जाना जाता था, बड़ा वैभवशाली साम्राज्य था। तो बैजेंटाइन साम्राज्य जो अपनी राज दरबारी परंपरा के लिए बड़ा प्रसिद्ध था, अपनी प्रशासन संबंधी नीतियों के लिए बहुत प्रसिद्ध था, इन दोनों चीज़ों को बैजेंटाइन साम्राज्य से लिया गया। मतलब उम्मैद वंश के शासकों ने बहुत सी वो ट्रेडिशंस, वो कस्टम्स अपनाई जो बैजेंटाइन साम्राज्य में चला करती थी। चूँकि बैजेंटाइन साम्राज्य अपने समय का बहुत अद्भुत, बहुत श्रेष्ठ साम्राज्य था, तो उस साम्राज्य की नीतियों को और उस साम्राज्य की परंपराओं को इस अरबी साम्राज्य में लागू किया गया। ओके, बैजेंटाइन साम्राज्य की परंपरा को अपनाया गया। नंबर 2, नंबर 1 है प्रशासन में सीरियाई लोगों को और साथ साथ ईरानी जासूस लोगों को रखा गया। नंबर 3, वंशगत उत्तराधिकार की परंपरा चालू की गई। मुआविया जो था उसने वंशगत उत्तराधिकार की परंपरा प्रारंभ की। मुआविया ने अपने आप को खलीफा घोषित कर लिया था। इसने जो प्रशासन के बड़े अधिकारी थे, सामंत थे, उन सब की सहमति लेकर के वंशगत खलीफा का चलन कर दिया। पिता के बाद पुत्र खलीफा होगा और इसी आधार पर उसने अपने पुत्र यजीद को खलीफा बनवाने में सफलता प्राप्त कर ली। कल हमने बताया था ये वही यजीद है जिसने कि अली के जो वंशज थे हुसैन की हत्या करबला के मैदान में की थी। तो वंशगत उत्तराधिकार की परंपरा इसने चालू कर दी। मुआविया ने अरब के साम्राज्य को, जो पहले एक छोटा अधिकार था, क्षेत्र था, उसको एक साम्राज्यिक शक्ति बना दिया। बैजेंटाइन से लेकर के ऑक्सस नदी तक इस पूरे क्षेत्र में अरबों का साम्राज्य, मिस्रात, ये सब इलाका अरबों का साम्राज्य स्थापित हो गया। इतना बड़ा क्षेत्र इस्लामी झंडे के नीचे आ गया। तो अरब का साम्राज्य जो मक्का मदीना से प्रारंभ हुआ था, इतने बड़े क्षेत्र में फैल गया। ये कैस्पियन सागर से नीचे होते हुए अरब सागर तक ये क्षेत्र था। तो इस बड़े क्षेत्र में अरबों का साम्राज्य स्थापित हो गया। तो मुआविया की एक बड़ी उपलब्धि है कि अरबों का साम्राज्य एक साम्राज्यिक शक्ति के रूप में परिवर्तित हो गया और इसने जो विद्रोहवादी हुए, इन विद्रोहों का दमन इस्लाम के नाम पर किया। इस्लाम के नाम पर एकता स्थापित की है, लेकिन अपनी जो अरबी पहचान थी इसको बनाए रखा। इन लोगों ने अपनी अरबी पहचान को बनाए रखा। ओके, मुआविया के बाद जिस शासक ने उम्मैद वंश को नई ऊंचाइयां दी वो था अब्द अल मलिक। अब्द अल मलिक ये वो शासक था जिसने कि उम्मैद वंश को बहुत मजबूत आधार दिया और सही अर्थों में उम्मैद वंश को एक अरबी साम्राज्य के रूप में उसने स्थापित किया। क्या था उसके कार्य? अब्द अल मलिक का जो पिता था इसका नाम था मारवान फर्स्ट। ध्यान रखना, मारवान नाम के दो शासक हुए हैं, तो ये मारवान फर्स्ट का पुत्र था और इसका शासन काल है 685 ईस्वी से 705 ईस्वी के बीच। ओके, उम्मैद वंश का कुल शासनकाल क्या है? 661 में इसकी स्थापना हुई और 705
650 ईस्वी तक। ठीक, 90 वर्ष उम्मैद वंश ने शासन किया। अब्दुल मलिक 685 से लेकर के 705 ईस्वी 20 वर्षों तक इसने शासन किया और अरबी साम्राज्य को मजबूत आधार दिया। इसके द्वारा जो बड़े कार्य किए गए, सबसे पहली बात, इसने अरबी पहचान को मजबूत बनाया। नंबर 1। नंबर 2, अरबी पहचान को मजबूत करने के लिए इसने भाषा, प्रशासन की जो भाषा थी उसको अरबी, प्रशासन की भाषा को अरबी कर दिया। इस्लाम का प्रचार प्रसार किया। इस्लाम का प्रचार करने के लिए इसने जेरूसलम में कल हमने बताया था टेम्पल माउंट, चट्टानों का गुंबद या डोम ऑफ रॉक, डोम ऑफ रॉक या चट्टानों का गुंबद, ये जेरूसलम में उस पहाड़ी पर जहां से ऐसी मान्यता है कि रात्रि के समय मोहम्मद साहब अपनी स्वर्ग की यात्रा पर गए थे, उस स्थान पर इसने डोम ऑफ रॉक या चट्टानों की गुंबद नाम की एक बड़ी इमारत तामीर कराई। यह इमारत इस्लामी वास्तुकला की बनी सबसे पहली और बड़ी इमारत थी। ये ध्यान रखना, यह इस्लामी वास्तुकला की इमारत है जिसमें गुंबद का प्रयोग किया गया है, मेहराब का प्रयोग किया गया है। ये इस्लामी वास्तुकला की पहली बड़ी इमारत है। ठीक, किसके समय बनाई गई? अब्दुल मलिक के समय बनाई गई। तो इसने एक अपनी वास्तुकला की पहचान विकसित की, अरबी भाषा को प्रशासन की भाषा बनाया, इस्लामी जो धार्मिक सिद्धांत थे उनको मजबूत करने के लिए उस स्थान पर जहां से हज़रत मोहम्मद साहब की स्वर्ग यात्रा प्रारंभ होती है, रात के समय यात्रा उन्होंने की थी, उसको मिराज कहते हैं, उस स्थान पर यह इमारत बनवाई। और उम्मैद वंश के समय जो सिक्का होता था, व्यापार में काम आता था, वो दीनार था। दीनार सोने का सिक्का होता था। ये सोने का सिक्का था। दूसरी मुद्रा थी दिरहम, ये चांदी का सिक्का होता था। ये उम्मैद वंश के समय में ये मुद्राएं चलती थी। लेकिन ये दोनों मुद्राएं रोम और ईरान के सिक्कों की नकल थी। दीनार, रोम में जो सिक्का चलता था दिनारियस, आपने रोमन साम्राज्य के बारे में पढ़ा है। दिनारियस जो रोम का सिक्का था, ये उसकी नकल था दीनार। इसी तरह दिरहम, ये ईरानी सिक्का द्राखमा की नकल था। द्राखमा, चूंकि दिरहम जो ईरानी सिक्का का नकल था, तो इसके ऊपर ईरान के लोग आग की पूजा करते हैं, पारसी आग के ऊपर अग्नि की पूजा करते हैं। तो चांदी का सिक्का जो दिरहम था, इसके ऊपर अग्निवेदी का निशान था, फायर अल्टर, अग्निवेदी का निशान था। और जो दीनार था, दीनार चूंकि दिनारियस की नकल थी, तो इसके ऊपर सलीब, सलीब को मतलब क्रॉस, जिस पर जीसस को क्रूसीफाई किया गया था। तो दीनार के ऊपर क्रॉस का निशान था। और इन सिक्कों के ऊपर यूनानी लिपि में और ईरानी लिपि में लेख लिखे थे। बात समझ गए? दीनार के ऊपर और दिरहम के ऊपर जो चित्र थे वो रोमन साम्राज्य
और ईरानी साम्राज्य से लिए गए थे और उनके ऊपर लिपि भी उन्हीं की भाषाओं में थी। वो सिक्के उम्मैद वंश में चल रहे थे। अब्दुल मलिक ने ये चीज़ हटाई। अब्दुल मलिक ने क्या किया कि जो इनके सिक्कों के ऊपर जो लेख थे, सिक्कों पर लेख अरबी भाषा में, सिक्कों पर लेख अरबी भाषा में किया। और चूंकि इस्लाम किसी बुत को नहीं मानता, इसलिए किसी भी प्रकार के जो चित्रात थे उनको हटा दिया गया। तो इस तरह से मुद्रा को इस्लामी मानदंडों के आधार पर जो है नए ढंग से प्रचलित किया गया। तो अब्दुल मलिक ने इस प्रकार इस्लामिक जो सिद्धांत थे उनको स्थापित किया। उम्मैद वंश का जो अंतिम खलीफा हुआ वो मारवान सेकंड उम्मैद वंश का अंतिम खलीफा था, जिसका कि समय 750 तक है। 750 के समय में मारवान शासन कर रहा था। उम्मैद वंश के खिलाफ धीरे धीरे साम्राज्य में असंतोष चालू हो गया। आपने देखा कि साम्राज्य इतनी दूर तक फैल चुका था, लेकिन प्रशासन में किसको भागीदारी दी गई थी? सीरिया और उसके आसपास के लोगों को, बैजेंटाइन साम्राज्य के लोगों को। मतलब प्रशासन में जो साम्राज्य का पश्चिमी क्षेत्र था उनको भागीदारी थी। इधर इराक, ईरान, ये ट्रांसआक्सियाना का जो क्षेत्र था, यहाँ के लोगों को इसमें मौका नहीं मिला था। तो इन लोगों में आक्रोश था और इन लोगों ने ऐसी स्थिति में जितने सब लोग थे वो संगठित हो गए और उन लोगों ने उम्मैद वंश के खिलाफ विद्रोह कर दिया। उम्मैद वंश को शासन सत्ता से दूर करने के लिए उन्होंने एक बड़ी संगठित लड़ाई लड़ी और उम्मैद वंश को हटा दिया। कब? 750 में एक नया शासक वंश सत्ता में आया और वो वंश है अब्बासी वंश। 750 से लेकर के 945 ईस्वी तक इस वंश ने शासन किया। अब्बासी वंश कैसे सत्ता में आया? अब्बासी वंश किन सिद्धांतों के आधार पर सत्ता में आया था? बच्चों, अब आइए हम देखते हैं अब्बासी वंश के बारे में। अब्बासी वंश उम्मैद वंश को सत्ता से हटा करके 750 ईस्वी में सत्ता में आया और 945 तक वो सत्ता में रहा। अब्बासी वंश कैसे सत्ता में आया? कौन से ऐसे हालात थे? अब्बासी वंश का समर्थन कौन कर रहे थे? इन बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। आइए जरा मानचित्र को एक बार फिर से ध्यान से देख लें। उम्मैद वंश का प्रभाव साम्राज्य के पश्चिमी क्षेत्र में, सीरिया, राजधानी दमिश्क, बैजेंटाइन साम्राज्य तक ये जो क्षेत्र था इस पर ज़्यादा था। उम्मैद वंश के द्वारा ये जो पूर्वी क्षेत्र था, ईरान, इराक, ट्रांसआक्सियाना, इस क्षेत्र की उपेक्षा की गई थी। ओके, तो उम्मैद वंश जो था इसका अंतिम खलीफा था मारवान सेकंड। उसके समय एक इन असंतुष्ट लोगों द्वारा जो पूर्वी क्षेत्र में रहते थे, इन लोगों ने एक आंदोलन चलाया। उस आंदोलन को कहते हैं दवा आंदोलन। दवा आंदोलन। दवा आंदोलन क्या था, इसकी पृष्ठभूमि थोड़ा समझें। दवा आंदोलन को प्रारंभ करने वाले लोग शाह अब्बास
के वंशज थे। ये शाह अब्बास कौन थे? ये पैगंबर मोहम्मद के चाचा थे। पैगंबर मोहम्मद साहब के ये चाचा थे। तो शाह अब्बास पैगंबर मोहम्मद की फैमिली के थे, तो उनके वंशजों को अब्बासी कहा गया। जो शाह अब्बास के वंशज हैं वो कहलाए अब्बासी। अब्बासी शब्द इस तरह आया। और ये लोग रहने वाले कहाँ के थे? मक्का के। ओके, तो उम्मैद वंश के द्वारा जब प्रशासन का स्वरूप सीरियाई कर दिया गया, जरथुस्त्र और ईसाइयों को, बैजेंटाइन साम्राज्य के ईसाइयों को रखा गया, तो जो मक्का मदीना के लोग थे, अर्थात जो अरब थे, ईरानी थे, ईरानी प्लस अरब, ये लोग उम्मैद वंश से नाराज थे। इनको प्रशासन में हिस्सेदारी नहीं मिली। तो इनके नाराज होने का पहला कारण प्रशासन में सीरियाई लोगों को प्रमुखता, नंबर 2 अरबों को स्थान नहीं मिला। ओके, नंबर 3 ये जो इराक उराक का इलाका था, यहां भी बहुत से अरब लोग रहते थे। ईरान में भी ईरानी और अरब दोनों की मिलीजुली बस्ती थी। ईरानी और अरब दोनों ईरान में रहते थे। इन लोगों को उम्मैद वंश के समय कहा गया था कि इन्हें करों में रियायत दी जाएगी, लेकिन इराक, ईरान, ये खुरासान का जो इलाका था, यहाँ रहने वाले लोगों को वायदा किया गया था कि करों में रियायत दी जाएगी। वादा किसने किया था? उम्मैद वंश ने। करों में रियायतों का वादा था जो पूरा नहीं किया गया, इसलिए यहाँ के लोग नाराज थे। तीसरा कारण। चौथा कारण, चूंकि उम्मैद वंश अरब था, इसने अपनी अरबी पहचान को बनाए रखी। अब्द अल मलिक ने इसको और मजबूत किया। तो जो अरब के लोग थे, ये गैर अरब लोगों को, जो गैर अरब लोग थे, उनको बराबरी की दृष्टि से नहीं देखते थे। उनको जातीय तिरस्कार का सामना करना पड़ता था। जो ईरान के लोग थे, जिनका कि धर्म पारसी था, इनको अरब के लोग मवाली कहते थे। मवाली का मतलब जो गैर अरब हैं, उनको सेकंड क्लास सिटीजन, एक द्वितीय स्तर का नागरिक माना जाता था। तो ईरान के लोगों को मवाली के रूप में जातीय तिरस्कार का सामना करना पड़ता था। तो ईरान के लोग इसलिए नाराज थे। ईरानी लोग मवाली के रूप में जाने जाते थे और उनको जातीय तिरस्कार का सामना करना पड़ता था, इसलिए वो लोग नाराज थे। तो अरब लोग, इराक और ईरान के लोग, ये सब लोग उम्मैद वंश से असंतुष्ट हो गए। और ये क्षेत्र ऐसे थे जो दमिश्क से दूर थे। खुरासान की दूरी तो बहुत ज़्यादा थी। ये असंतुष्ट लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या योजना बना रहे हैं, उसकी भनक भी राजधानी तक नहीं पहुंच पाती थी। ऐसी स्थिति में इन सब असंतुष्ट लोगों को संगठित करने का काम शाह अब्बास के वंशजों ने, जिनको हम अब्बासी कहते हैं, इन लोगों ने किया। और यह आंदोलन दवा आंदोलन के रूप में जाना गया। अब्बासियों ने इन असंतुष्ट लोगों को यह समझाया कि जब इस्लाम पर संकट आता है तो मोहम्मद साहब के परिवार में एक महदी, महदी का मतलब मसीहा, एक मसीहा जन्म लेता है
और वो मसीहा इस्लाम के समर्थकों को कष्ट से दूर करता है। अब्बासियों ने इस प्रकार का प्रचार प्रसार किया कि मोहम्मद साहब के परिवार से एक मसीहा आएगा और वो इस्लाम के समर्थकों की रक्षा करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से महदी का एक कंसेप्ट गढ़ा गया। और चूंकि शाह अब्बास मोहम्मद साहब के परिवार के थे, तो अब्बासियों के द्वारा इस आधार पर एक आंदोलन चलाया गया और जो असंतुष्ट लोग थे उनको सेना के रूप में संगठित किया गया। इन असंतुष्ट लोगों का नेतृत्व गुलाम अबू मुस्लिम इस सेना का सेनापति था। ओके, असंतुष्टों की सेना और अंतिम खलीफा मारवान सेकंड, इनके बीच जब नदी की लड़ाई हुई, जब नदी पर एक लड़ाई हुई और इस लड़ाई में मारवान सेकंड पराजित हो गया और इस प्रकार 750 ईस्वी में अब्बासी वंश ने उम्मैद वंश को उखाड़ फेंका और अब अब्बासी वंश का शासन अरब पर स्थापित हो गया। ये जो क्षेत्र था इस पर अब्बासियों का प्रभाव हो गया। चूंकि अब्बासियों का केंद्र ये खुरासान ईरान इलाका था, इसलिए अब इन्होंने अपनी राजधानी दमिश्क से कहाँ स्थापित की? बगदाद। ये देखें, फारस की खाड़ी के पास यहाँ जहाँ कूफा है, अली के समय कूफा राजधानी थी, उससे थोड़ा उत्तर में आप देखेंगे बगदाद। तो जो अब्बासी वंश सत्ता में आया तो राजधानी कहाँ बनी? ईरान के टेसीफोन के खंडहरों के पास बगदाद शहर को राजधानी बनाया गया। राजधानी बगदाद बनी। चूंकि ईरान, इराक, खुरासान इस क्षेत्र के लोगों ने मदद की थी, इसलिए प्रशासन में ईरान, इराक यहाँ के लोगों को रखा गया। आपने देखा था जो खलीफा या जो शासक बनता था वो अपने क्षेत्र, अपने समर्थक लोगों को प्रशासन में रखता था। उम्मैद वंश के लोगों ने सीरियाई लोगों को स्थान दिया, खलीफाओं ने मक्का के लोगों को स्थान दिया, तो अब्बासियों ने ईरान, इराक के लोगों को प्रशासन में रखा। गैर कबायली आधार पर सेना का गठन किया गया। सेना और प्रशासन, सेना और जो प्रशासन के पद थे गैर कबायली आधार पर दिए गए। खलीफा को धार्मिक और सैनिक दृष्टि से शक्तिशाली बनाया गया। खलीफा के पद को शक्तिशाली बनाया गया। चूंकि ये लोग अरब और इस्लाम को मानते थे, अरब थे, इस्लामी सिद्धांत को मानने वाले थे, तो इस्लामी जो विद्वान थे और कवि थे इनको संरक्षण दिया गया। इस्लामी विद्वानों और कवियों को संरक्षण दिया गया। इन्होंने उम्मैद वंश को पराजित तो कर दिया, लेकिन उम्मैद वंश ने प्रशासन की जो परंपरा थी किससे अपनाई थी? बैजेंटाइन साम्राज्य से। तो चूंकि जो उम्मैद वंश ने प्रशासनिक परंपरा थी, प्रशासनिक परंपरा और वास्तुकला, भवन निर्माण की कला, डोम ऑफ रॉक बनाया गया था, तो जो स्थापत्य कला, जो भवन निर्माण कला उम्मैद वंश की थी, उस भवन निर्माण कला को और उस प्रशासन की परंपरा को इन्होंने भी अपनाया। मतलब उम्मैद वंश की वास्तुकला और दरबारी जो रीति रिवाज थे उनको इन्होंने चलने दिया। ओके,
तो इस प्रकार से दवा आंदोलन के माध्यम से उम्मैद वंश सत्ता से हट गया। इन्होंने राजतंत्र स्थापित किया। खलीफा फिर से धार्मिक और राजनैतिक प्रधान बन गया। ये स्थिति 810 तक तो अच्छी तरीके से चलती रही। 750 में स्थापित हुआ था, 810 ईस्वी तक चलती रही। 810 ईस्वी में खलीफा हारून उल रशीद ये खलीफा थे। इनके समय तक आते आते अरब में टकराव पैदा हो गया। टकराव कैसे पैदा हुआ? अरब में जो सैनिक थे, आप देखिए इराक और ईरान इस क्षेत्र के लोगों को प्रशासन में स्थान दिया गया था, तो सेना में जो लोग थे उसमें कुछ लोग ईरान के थे, ईरानी थे, और कुछ लोग अरब के लोग थे। तो सेना में गुट बन गए, ईरानियों का गुट अलग और अरबों का गुट अलग। इनमें आपस में लड़ाई चालू हो गई और एक नया गुट उभर करके आ गया, वो भी मौके की तलाश में था, मामलुक गुट। मामलुक कहते हैं गुलाम या गुलामों से उत्पन्न संतान। ऐसे लोग जो गुलामों से उत्पन्न संतान थे उनको मामलुक कहते थे। तो ऐसे तुर्क लोग जो मामलुक थे उन्होंने अपना एक अलग गुट बना लिया। तो सेना के 3 गुट हो गए, एक मामलुक, एक ईरानी, एक अरब, और इनमें शक्ति प्राप्त करने के लिए आपस में ही लड़ाई चालू हो गई। जब सेना के अंदर ही गृह युद्ध की स्थिति आ गई तो साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा। इसी बीच खलीफा हारून उल रशीद की मृत्यु हो गई। खलीफा हारून उल रशीद के मरने के बाद उनके जो पुत्र थे अमान और मामुन, अमान और मामुन, इन दोनों पुत्रों में उत्तराधिकारी कौन बने, इसको लेकर के संघर्ष चालू हो गया। ईरानी और अरब इन गुटों ने अलग अलग राजकुमारों का साथ दे दिया, लड़ाई चालू हो गई। अब इन सैनिक गुटों में होड़ लग गई कि उनके द्वारा समर्थित शासक अगर गद्दी पर बैठ जाएगा तो वो सुविधाएं प्राप्त कर लेंगे, प्रशासन में अच्छे पद प्राप्त कर लेंगे, सेना में अच्छे पद प्राप्त कर लेंगे, और इसको लेकर के गृह युद्ध की स्थिति चालू हो गई, जिससे कि प्रशासन और कमजोर हुआ। स्थिति धीरे धीरे बिगड़ने लगी और 945 तक आते आते 945 ईस्वी तक आते आते स्थिति ये हुई कि जो अरब का साम्राज्य ऑक्सस नदी से लेकर के बैजेंटाइन साम्राज्य, कैस्पियन सागर और काला सागर से लेकर के मिस्र तक फैला हुआ था, वो साम्राज्य धीरे धीरे टूटने लगा। ये ट्रांसआक्सियाना क्षेत्र जहां बुखारा और समरकंद है, ऑक्सस नदी के पश्चिम पूर्व का क्षेत्र, अरब सागर से नीचे आप ऑक्सस नदी देख रहे हैं, ये ट्रांसआक्सियाना का क्षेत्र था, तुरान का क्षेत्र। यहाँ ताहिरी और समानी वंशों ने अपना अलग साम्राज्य स्थापित कर लिया। कैस्पियन सी के नीचे ईरान में बुआही वंश, जो सिया वंश था, इसने अपना साम्राज्य अलग स्थापित कर लिया। यहाँ ट्रांसआक्सियाना में ताहिरी और समानी। ओके, इस तरह से पूरे साम्राज्य धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े में छिन्न भिन्न हो गया। और मिस्र में एक और शक्ति धीरे धीरे उसने अपने आप को संगठित किया और सत्ता में आने की कोशिश की। वो कौन थी? वो फातिमी वंश। यहां काहिरा के पास एक स्थान है फुस्तात। फुस्तात जो था ये फातिमी वंश का अधिकार क्षेत्र था
और ये फातिमी अपने आप को मोहम्मद साहब की पुत्री फातिमा का वंशज मानते थे और ये खलीफा का पद के दावेदार थे। तो इन्होंने कहा कि अब खलीफा के पद के ऊपर हमारा अधिकार है। ठीक, खलीफा के पद की दावेदारी फातिमी वंश ने प्रस्तुत की। बुआही वंश जिसने 945 में बगदाद पर आक्रमण करके अब्बासी वंश को खत्म किया था, उसने एक बड़ी होशियारी की। वो होशियारी क्या की कि उसने बगदाद पर राजनीतिक अधिकार तो कर लिया, लेकिन अब्बासी वंश के खलीफा को नहीं समाप्त किया। अब्बासी वंश के खलीफा के पद को चलने दिया। वो चाहते थे कि राजनीतिक प्रधान दूसरा हो, धार्मिक प्रधान दूसरा हो। तो बगदाद में अभी भी अब्बासी खलीफा थे। जो अब्बासी खलीफा का पद था वो बरकरार था। अब खलीफा के पद के दो दावेदार हो गए, एक तो अब्बासी खलीफा और दूसरा फातिमी वंश। ये दोनों आपस में लड़ने लगे। ओके, तो अब खलीफा के पद को लेकर के संघर्ष चालू हो गया और जो राजनैतिक पद था वो अब्बासी वंश के हाथ से निकल गया। छोटी छोटी अलग अलग अनेक रियासतें स्थापित हो गई। अरब की जो सत्ता थी वो बुआही वंश, सामनी वंश, तहारी वंश, इन वंशों के अधिकार में आ गई। मित्रों, आपको वीडियो कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे, अपने मित्रों को भी शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे।